नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ और आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में मैं यहाँ बताऊँगा। साथ साथ में उनके सॉल्यूशन को हम किस प्रकार से याद रखें, कम से कम समय में उसको हम कैसे सोल्व करें, कैसे इनका आंसर दें, ये सब बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए ही ज़रूरी है। जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कोई स्टूडेंट्स कर रहा है और यदि उसको लग रहा है कि ये चैप्टर जो है वो हमारे उस सिलेबस में है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, आप ज़रूर देखें। अभी तक जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो है वो आप तक पहुंच पाए। साथ ही वीडियो के लिए लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। एक रैखिक समीकरण की घात होगी, आपको ऑप्शन बता रखे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि रैखिक का मतलब ही है कि चर की अधिकतम घात 1, जिसमें एक घात होती है वही रैखिक होता है। दो घात हो गई वो तो द्विघात हो जाएगा, तीन घात होते ही वो तो त्रिघात हो जाएगा। तो रैखिक समीकरण या कोई रैखिक बहुपद यदि है, यहाँ पर हम रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं, तो रैखिक समीकरण जो है उसका मतलब है कि उसकी घात 1 होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए बी सी डी जो दे रखे हैं, ऑप्शन सी में 1 बता रखा है, तो 1 घात है, इसलिए आपका ऑप्शन सी है, राइट हो जाएगा। यदि x + 2y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। संतुष्ट का मतलब सीधा सा है कि इस समीकरण के लिए x और y के कौन से मान हो सकते हैं। संतुष्ट कोई नई बलाई नहीं है, संतुष्ट का मतलब यही है कि इस समीकरण के लिए x और y का मान क्या होना चाहिए, और इसका आंसर अपने को इन ऑप्शन से चेक करना है। सीधी बात बता दूंगा, देखो कि प्रत्येक जो ये आपको निर्देशांक दे रखे हैं, इसमें पहले नंबर पे जो संख्या होती है वो x का मान होता है, दूसरे नंबर पे y का मान होता है। तो हमें x की जगह एक बार 1 लिखना चाहिए। जैसे मैं x की जगह यहाँ पर 1 लिखता हूँ, फिर प्लस y की जगह, इस y की जगह 2 लिखूंगा तो 2 दूनी 4 हो गया। तो इनको जोड़ने पर जो उत्तर आ रहा है वो इस 6 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन राइट नहीं होगा। अब x की जगह यदि अपन 2 रखते हैं और y की जगह जब 1 रख करके इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 और 2 को जोड़ने पर 4 हुआ, ये भी 6 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब x की जगह अपन एक बार 2 रखेंगे और इस y की जगह 2 रखेंगे, ये y का मान 2 है, तो 2 को 2 से गुणा करने पर 4 हो गया। तो इनको जोड़ने पर, इसको सरल करने पर जो उत्तर आ रहा है 6, आपके सामने भी वही आ रहा है। इसका मतलब इसके लिए भी ऑप्शन सी है वो राइट होगा। हमने ऑप्शन सी से राइट करने का क्रम शुरू किया है क्योंकि सी का मतलब होता है करेक्ट। हम चाहते हैं कि हर एक चीज़ हमारी करेक्ट हो, इसलिए हम पॉजिटिविटी के साथ में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कि एक बिंदु दिया गया -2, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपके लिए यहाँ पर निर्देशांक या जो बिंदु दे रखा है वो तो चेंज भी हो सकता है, इसलिए आपको कठिनाई आ सकती है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 4 चतुर्थांश होते हैं हमारे पास में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 चतुर्थांश है। इनके लिए क्या करना है हम लोगों को कि एक बार यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर यहाँ माइनस, माइनस और यहाँ प्लस। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, प्लस लिख दो, लास्ट में प्लस लिख दो, बीच में माइनस, फिर 2 बार प्लस लिखना है, 2 बार माइनस लिखना है, बस आपका काम हो गया। फिर बता दूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चतुर्थांश के लिए कैसे चेक करें। पहले प्लस लिखा, लास्ट में प्लस, बीच में माइनस लिखना है। यहाँ पर एक बार 2 बार लिखना है प्लस, 2 बार लिखना माइनस। तो अपने को इन बिंदु से पता चलेगा, यहाँ ये संख्या माइनस की है, ये संख्या प्लस की है, तो हमारे पास में आ रहा है माइनस प्लस। तो ये माइनस प्लस अपने को कहाँ मिल रहा है, माइनस प्लस अपने को यहाँ मिल रहा है, तो ये आपका सेकंड चतुर्थांश हो गया। तो अपने ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मान लीजिए कोई बिंदु हमें दिया गया 2 - 3, तो यहाँ पर ये संख्या प्लस की है,
ये संख्या माइनस है, तो ये जो प्लस माइनस है वो अपने को कहाँ मिल रहा है, प्लस माइनस यहाँ मिल रहा है, तो आपका चतुर्थांश हो जाएगा। यदि मान लीजिए ऐसे आ रहा है कि पहली संख्या प्लस की आ रही, मान लीजिए ये बिंदु होता, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ऐसा होगा, तो प्लस प्लस कौन से चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में। तो इस टाइप से आप इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब तलाश सकते हैं और आराम से उसका उत्तर बता सकते हैं। जब आप लोगों को ये जो मैंने चार्ट बताया है इसको आप एक बार सीख लेते हैं और जैसे ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो ये चार्ट भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे माइंड में रहेगा कि फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस प्लस आ रहा है, फिर माइनस प्लस आ रहा है, फिर वहाँ पर माइनस माइनस आ रहा है, आगे जा करके फिर प्लस माइनस आ रहा है, तो ये सब चीज़ें अपने को ऑटोमेटिक याद रह जाएंगी। चलिए आगे देखिए, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु, ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अपने को याद रखना होगा कि वाई एक्सिस जो होती है, जैसे अपन जब ग्राफ बनाते हैं तो ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, तो अक्ष एक्सिस के ऊपर, इस पूरी अक्ष एक्सिस के ऊपर अक्ष का तो मान कुछ न कुछ होगा, इस अक्ष एक्सिस के ऊपर अक्ष का मान तो होगा, लेकिन अक्ष के ऊपर वाई का मान 0 होता है। और वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस पे केवल वाई का ही मान होता है, वहाँ पर अक्ष का मान क्या होता है, 0 होता है। ये बात याद रखनी है। तो अपने को एक ही बात ध्यान रखनी है कि वाई अक्ष पर स्थित बिंदु यदि हमसे पूछा गया है तो ये समझ लो कि वहाँ पर अक्ष का मान 0 होगा और वाई का मान कुछ न कुछ होगा। तो अक्ष का मान 0 कहाँ आ रहा है, इस बिंदु में अक्ष का मान 0 नहीं है, इस बिंदु में अक्ष का मान 0 नहीं है, इस बिंदु में भी अक्ष का मान 0 नहीं है, यहाँ अक्ष का मान 0 है, वाई का मान भले ही चाहे कुछ भी हो। तो याद रखो वाई अक्ष पे अक्ष का मान 0 होगा और यदि अक्ष अक्ष पे स्थित बिंदु पूछा जा रहा है तो वहां y का मान 0 होगा। तो ये आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष पे बोला है तो y अक्ष पे अक्ष का मान 0 होगा, तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 2 अंकों वाली संख्या बताइए जिसमें इकाई का अंक अक्ष तथा दाही का अंक y हो। तो यहाँ पर इस टाइप के प्रश्नों के लिए जो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं वो मिलते जुलते ऑप्शन होते हैं। तो यदि किसी विद्यार्थी को उस पर्सन के बारे में सही नॉलेज नहीं है तो वो आपका ऑप्शन है वो गलत होने के चांस बनते हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी विद्यार्थी का ऑब्जेक्टिव टाइप का इस टाइप का प्रश्न यदि आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल सिंपल बात है कि इकाई का अंक जो बताया गया है उसको तो लिखना है ऐसा कैसा, और जिसको दाही का अंक बताया गया, दाही का अंक कौन है यहाँ पर, y है। दाही का मतलब होता है 10, दाही का मतलब क्या होता है 10। जैसे अपन सैकड़ा को 100 बोलते हैं, सैकड़े को 100 बोलते हैं ना, वैसे ही दाही का मतलब होता है 10। तो दाही का जो अंक है उसको 10 से गुणा करना है। फिर सुन लो, इकाई का अंक है उसको ऐसा कैसा लिखना है, दाही का अंक है, दाही का मतलब 10 होता है तो उसको 10 से गुणा करके लिखना है, फिर उन दोनों को जोड़ना है। तो ये जो आपको कहीं पे भी मिलेगा वो आपका आंसर राइट हो जाएगा। याद कर लो, इकाई का अंक जो भी होगा वो अकेला आएगा। तो देखो इकाई का अंक अक्ष है तो अक्ष अकेला ही आएगा, ठीक है। दाही का अंक y है तो दाही वाला अंक है वो 10 से गुणा होकर के आएगा और वो दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लेकिन एग्जाम के दौरान हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ प्रश्नों की जैसे ही लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए इकाई का अंक y बता दिया जाएगा तो इकाई का अंक अकेला आएगा, दाही का अंक अक्ष बता दिया गया तो अक्ष के साथ में 10 आएगा, तो आपका ऑप्शन फिर y प्लस 10 अक्ष हो जाता। तो ये ऑप्शन हम राइट करना होता कब, यदि इकाई का अंक y बता देता, दाही का अंक अक्ष बता दे तब। बिल्कुल सिंपल बात है, इकाई का अंक अकेला आएगा, दाही के अंक को 10 से गुणा करके जोड़ना है और वो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 29 रुपये है, इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। बीजगणितीय रूप का मतलब सिंपल सी बात है, समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, समीकरण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा बात बताऊं मैं। इन चारों ऑप्शन को देखने से पता चल रहा है कहीं न कहीं 2 चर लिए गए हैं, एक अक्ष है एक y है। तो ये समझ लेते हैं कि एक पेंसिल जो है, एक पेंसिल का मूल्य अक्ष है, एक पेंसिल का अक्ष है और एक पेन का मूल्य y है। तो एक पेंसिल का अक्ष है तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7 अक्ष और 5 पेन का हो जाएगा 5y। तो 7 अक्ष और 5y का जो योग होगा, 7 अक्ष प्लस 5y का जो योग होगा वो 29 के बराबर होगा। तो आपका ऑप्शन ए है राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन अपने को देखने की जरूरत नहीं है। एक पेंसिल का मूल्य x मान लो
यदि एक पेंसिल का मान मूल्य x माना है तो 7 का 7x होगा, और एक पेन का y मान लो तो 5 पेनों का मूल्य हो जाएगा 5y। इन दोनों का जो योग होगा वो 29 के बराबर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं हम आगे और आपको बताने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन संख्या 7 जो है हमारे लिए किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो वीडियो में लगातार बने रहें। और ये जरूरी है कि आप लोग, हो सकता है कि यदि किसी विद्यार्थी ने मान लीजिए लगातार 4-5 प्रश्नों को अच्छे से वीडियो में देखा है, समझा है, आपको वो समझ में भी आ गए, लेकिन छठा प्रश्न जब आ रहा है उसको आते आते आपने वीडियो को स्किप कर दिया, तो ये समझ लीजिए कि वो आपको यदि वो समझ में नहीं है तो पीछे वाली जो बात आपने सीखी है वो एग्ज़ाम में अपने काम नहीं आ पाई, तो वो प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्ट से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। और फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप लोगों को कि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न यदि एग्जाम में आएगा तो आपका बिल्कुल 101% राइट हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 में देखिए क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। यहाँ तक जो सेंटेंस है उसमें ये बोल रहे हैं कि पिता की जो आयु है वो पुत्र की तिगुनी है। यदि पुत्र की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। यहाँ पर जो लाइन बोली गई है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, ये कंडीशन है। लेकिन देखो यहाँ इस पुत्र की आयु को x मान रखा है, तो पिता की आयु को तिगुना यदि बता रखा है तो ये 3x हो जाएगा। पिता की आयु हो जाएगी 3x। लेकिन ये जो पुत्र की आयु x वर्ष है वो वर्तमान की आयु है, और ये जो पिता की आयु जो है x के अनुसार 3x जो हमने निकाली है वो भी वर्तमान की आयु है। तो पिता की वर्तमान में आयु है 3x, लेकिन इसने पूछा क्या है 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। तो वर्तमान में 3x है तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु है वो 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। अधिक का मतलब 3x में 5 जुड़ेगा। भाई मान लीजिए आज आपकी उम्र 20 वर्ष है, तो आज से 5 साल बाद आपकी उम्र 25 वर्ष हो जाएगी। तो आपने वो जो 5 वर्ष बताया मैंने 5 साल बाद, वो क्या किया, वर्तमान की आयु में जोड़ा। तो वर्तमान की आयु 3x है पिता की, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी 3x + 5। तो 3x + 5 आपका किस ऑप्शन मिल रहा है, 3x + y है, ये y + 3x है। यहाँ पर मिल रहा है 3x, क्योंकि ये वर्तमान की आयु होगी, 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो इसमें 5 जुड़ गया, और ये आपका ऑप्शन सी राइट। दो रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण युग्म का हल कैसा होगा। देखिए इस टाइप के और भी प्रश्न बन कर के आ सकते हैं, और इसके लिए इससे पहले हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के नाम से हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, लगभग 15 मिनट का वो वीडियो है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद इन प्रश्नों का जवाब जो है वो आपको ऑटोमेटिक ही ऑप्शन को देखते ही आप राइट कर दोगे। फिर भी मैं एक बार रिपीट करूं कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, आपस में एक दूसरे को काटती है, तो उसका कहीं न कहीं कोई न कोई हल निकलेगा, और वो एक ही हल होता है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जब होती हैं तो उसका एक हल होता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, कभी कभी ऑप्शन में जरूरी नहीं ये एक हल अपने को मिले, कई बार यहाँ पर लिख देगा अद्वितीय हल। तो हमारी जो बुक है वहाँ पर हमने अद्वितीय हल ऐसा ही सुना है कि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उनका हल कैसा निकलता है, अद्वितीय। तो अद्वितीय हल का ही दूसरा नाम है एक हल। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो एक हल निकलेगा। मान लीजिए यहीं पे बोल दिया कि रेखाएं समांतर होंगी, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन ये राइट हो जाता। लेकिन जब रेखाएं संपाती होती हैं, संपाती का मतलब रेखा के ऊपर रेखा, तब अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, तो आपका ऑप्शन ये राइट हो जाता। तो याद रखो, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल का मतलब एक हल। जब रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं निकलेगा, और जब रेखाएं संपाती होती हैं, रेखा के ऊपर रेखा होती है, तो उनके अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। प्रश्न संख्या 9, समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के संपाती होने की क्या शर्त है। हमने 3 कंडीशन आप लोगों को बता रखी है। तो याद रखना, जब सब कुछ बराबर हो जाए तो पाती के ऊपर पाती आ जाएगी, संपाती हो जाएगी।
सब कुछ बराबर का मतलब है A1/A2, B1/B2, C1/C2 की वैल्यू जब बराबर होगी तब वो रेखाएं समपाती होती हैं। अब इस कंडीशन के लिए रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। ये भी हमने पिछले वीडियोज में बताया, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। जब ऐसी कंडीशन आ जाती हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये तीनों, तो यहाँ तो अपने को केवल समपाती पूछा है, तो समपाती के लिए ये कंडीशन होती है। यदि अपने को यहाँ पूछ लेता समांतर, तो समांतर के लिए ये कंडीशन होती है। यदि वो पूछ लेता कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो उसके लिए कंडीशन ये होती। तो आपको यहाँ देखने के बजाय एक बार पिछले वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ये समझ लीजिए 3 नंबर तैयार होने की पूरे चांस है वो बन जाते हैं। देखिए, अब हम एक शानदार प्रश्न देख रहे हैं। मेरी आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि मेरी आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। ठीक है, 13 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की दुगुनी रह जाएगी। मेरी और मेरे पुत्र की आयु बताइए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें पहले नंबर पे जो आयु है वो पिता की आयु है और 2 नंबर पे जो है वो पुत्र की आयु मानी गई है। अब हम इसमें जो कंडीशन दे रखी है उसके अनुसार इसको चेक करेंगे। यदि इस प्रश्न को अपन समीकरण बना करके हल करेंगे तो हमारा बहुत वक्त ज़ाया होगा, और हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप वाले प्रश्नों में अपने को ज़्यादा हल नहीं करना पड़े, ऑप्शन से ही राइट कर दे। तो इसके लिए क्या है, पुत्र की आयु, मेरी आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। देखना यहाँ पर 13 को यदि 3 से गुणा करते हैं तो 39 आ रहा है, तो पिता की आयु तिगुनी तो हो गई। लेकिन जरूरी जल्दबाजी मत करना, इसी को राइट मत कर देना। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पुत्र की आयु 15 वर्ष बता रखी है, यहाँ 45 है पिता की आयु। तो 15 को 3 से गुणा करते हैं, तिगुनी का मतलब 3 गुणी, तो ये 45 आ रहा है। तो ये तो इसमें भी सेट हो रहा है। यहाँ पर पुत्र की 10 है और 10 को 3 से गुणा करते हैं तो पिता की आयु 30 वर्ष आ रही है, तो ये भी सेट हो रहा है। यहाँ देखेंगे तो पुत्र की आयु 12 वर्ष है और 12 को 3 से गुणा करने पर 36 आ रहा है, तो ये भी पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुणी है। तो ये जो पहले वाला सेंटेंस है ये तो सभी ऑप्शन में लागू हो रहा है, इससे तो अपन पता नहीं कर पाएंगे। लेकिन आगे क्या कर रहा है, 13 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की दुगुनी रह जाएगी। देखो, ये उम्र वर्तमान की है, 13 साल बाद इस पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 52 वर्ष। 13 इसमें जुड़ जाएगा, और 13 साल बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 13 तो उसकी वर्तमान में है, 13 साल बाद में कितने साल का हो जाएगा, 26 साल का। अब देखो, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है या नहीं है, यदि ये बात यहाँ पर सेट हो रही है तब तो ये आपका ऑप्शन राइट है, नहीं तो ऑप्शन राइट नहीं है। तो हमने देख लिया कि प्रत्येक ऑप्शन में पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी आ रही थी, लेकिन केवल यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 13 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी 52 वर्ष और पुत्र की आयु हो जाएगी 26 वर्ष। उस स्थिति में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। इसने यही बोला है, 13 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मेरी और मेरे पुत्र की आयु बताइए। तो आपका ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं, और लगातार वीडियो में बने रहें। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी जरूर कर देना अच्छा लगे तो। चलिए, तो ये आपका प्रश्न संख्या 11 है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 7 है। ये पहली कंडीशन है कि 2 अंकों की कोई संख्या है और उन दोनों अंकों का योगफल है वो 7 है। अंकों का क्रम बदलने पर, क्रम का मतलब इकाई और दाई के जो अंक हैं उनको आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या पहली वाली संख्या से 9 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक देखो रोचक बात बताऊँ मैं, इसमें 2 कंडीशन दी गई है। पहली वाली जो कंडीशन है वो ऐसे कंडीशन है जो आपको सभी ऑप्शन में लागू होगी, तो इस कंडीशन से अपने को पता नहीं चलेगा। वैसे इस प्रश्न को यदि अपन सोल्व करेंगे तो टाइम काफ़ी लगता है, हम इसको ज़्यादा सोल्व नहीं करेंगे, सीधा मैं ऑप्शन पे लेके जाऊंगा और ऑप्शन से हम राइट कर देंगे इसको। यहाँ देखिए, इन दोनों अंकों का योग 7 है, 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 तो हम इसके आधार पर तो बता नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात समझो, अंकों का क्रम पलटने से प्राप्त संख्या, देखो पहले जैसे इस ऑप्शन को अपन चेक करें, पहली संख्या थी कितनी, 43। अब यदि इन अंकों को पलटने का मतलब 3 को पहले लिखते हैं, 4 को बाद में, तो पहले ये आ रही है और बाद में ये आ रही है। इसने क्या कहा है कि पहली वाली संख्या से 9 अधिक है। कौन सी, अंकों को
का क्रम पलटने से बनी संख्या। तो अंकों को बदलने से बनी संख्या ये है, ये पहली वाली संख्या से 9 अधिक नहीं है तो बता दूं, इन दोनों के बीच का अंतर 9 आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना पहली वाली संख्या से बाद वाली संख्या 9 अधिक नहीं है, कम है, तो ये ऑप्शन राइट नहीं होगा। यहां देखो पहली संख्या है 34, यदि अंकों को पलट देंगे तो अब संख्या बन जाएगी 43। 4 को पहले लिख देंगे, 3 को बाद में, तो पहली वाली संख्या कम है, बाद वाली संख्या ज़्यादा है, तो बाद वाली संख्या पहली वाली संख्या से कितनी अधिक है? 9 अधिक है। 43 और 34 का अंतर 9 का ही है, 43 में से 34 घटाते हैं 9 ही आता है, तो आप कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए? ऑप्शन बी, इस टाइप से ऑप्शन होगा। आगे देखिए, यदि प्रश्न संख्या 12, यदि 4/x प्लस 5y बराबर 7 तथा x बराबर -4/3 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको करना क्या है, यहाँ मैं थोड़ा बता दूं कि x की वैल्यू आपको दे रखी है -4/3, तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह -4/3 लिख देंगे और इसको ऐसा कैसा सरल कर रहे हैं, 5y बराबर 7। तो ये अपना बटे का चिन्ह था, x जो लिखा हुआ है यहाँ ये बटे का चिन्ह था, तो इस बटे के ऊपर जो आ रहा है वो तो ऐसा कैसे रह जाएगा, नीचे जो संख्या आ रही है उसको गुणा लगा के उलट देंगे, चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 5y बराबर 7। तो इस 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा -3। इस -3 का अपन इस 7 की तरफ पक्षांतरण कर देंगे, तो क्या होगा देखो, इधर 7 है, इस -3 का इधर पक्षांतरण होगा तो वो +3 हो जाएगा, 10 बन जाएगा जोड़ने के बाद। और उस 10 में जैसे ही इस 5 का अपन भाग लगाएंगे तो y का मान आ जाएगा 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट? बी, ऑप्शन बी में 2 आ रहा है। यदि रेखिक समीकरण युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं क्या होंगी? देखो ध्यान रखना कि जब युग्म संगत होता है तो उसका कोई न कोई हल निकलता है। उसके 2 प्रकार के हल होते हैं, या तो अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होने के लिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, या उसके अनेक हल होते हैं, उसके लिए रेखाएं संपाती होती है। तो यदि कोई रेखिक समीकरण युग्म संगत है, इसका मतलब उसका हल निकलेगा, और हल निकलने के लिए 2 चीज़ें जरूरी, या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और या क्या होंगी, संपाती। तो इसमें बोल रहा है समांतर, समांतर में कभी हल निकलता ही नहीं है, कोई हल नहीं होगा। यहाँ देखिए सदैव संपाती, संपाती के लिए जरूर संगत होता है, लेकिन आगे भी देखिए प्रतिच्छेदी या संपाती, दोनों बातें बोली इसने। तो प्रतिच्छेदी जब रेखाएं होती हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो अद्वितीय हल होता है, उस टाइम वो संगत होती है रेखिक समीकरण युग्म, और संपाती बोलते हैं तो भी। इसके समझने के लिए हमने जो पहले वीडियो डाल रखा उस वीडियो को आपको देखना ही होगा, यदि आप चाहते हैं कि ये प्रश्न हमें समझ में आए, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 14, एक लड़के की आयु अभी अपनी माता की आयु की 1/3 है। यदि माता की आयु माता की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 12 वर्ष बाद लड़के की आयु क्या होगी? इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे इसने बता रखा है बिल्कुल स्पष्ट, हम एक बार फिर से बात करेंगे कि एक लड़के की आयु अभी अपनी माता की आयु की 1/3 है। तो ये जो कंडीशन ये अपन बाद में काम में लेंगे। आगे क्या बताया, यदि माता की वर्तमान आयु, ये मदर की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसके लड़के बॉय की आयु क्या होगी? इसने क्या बोला, माता की आयु की 1/3 का मतलब इस x को 1/3 से गुणा करोगे ना, 1/3 से x को गुणा करोगे, 1/3 को x से गुणा करोगे, 1/3 का मतलब होता है 1/3। फिर सुन लो, माता की वर्तमान आयु बता रखी है x, पुत्र की आयु कितनी है, लड़के की कितनी है, एक लड़के की आयु अभी अपनी माता की आयु की 1/3 है। तो जितनी माता की आयु है 1/3 का मतलब उसको 1/3 से गुणा कर दो, तो ये पुत्र की आयु आ जाएगी। x को यहाँ गुणा करेंगे तो x/3। तो ये वर्तमान में उम्र हो गई लड़के की, ये उसकी माता की है, ये तो प्रश्न में दे रखी थी। हमसे पूछा है 12 वर्ष बाद लड़के की आयु क्या होगी। वर्तमान में उसकी आयु ये है, तो वर्तमान में ये आयु है, तो 12 वर्ष बाद उसकी आयु है वो बढ़ जाएगी कितने साल, 12 साल। और बढ़ने के लिए अपन जोड़ देते हैं। ध्यान रखना x/3 के साथ में 12 अलग से जुड़ रहा है, कई इसको x के साथ ऊपर जोड़ देते हैं तो मिस्टेक हो जाएगी। x+3 अलग रहेगा, 12 अलग रहेगा। तो ये जो दोनों ऑप्शन आपको मिलते हुए नजर आएंगे, x + 12/3, जल्दबाजी में कई बच्चे इसी को राइट कर देंगे, x/3 अलग रहेगा, 12 अलग रहेगा, तो आपका ऑप्शन बी
राइट होगा। तो यहाँ पर हमने लगभग 14 प्रश्नों का एक संग्रह हम लोगों ने तैयार किया है और मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न यदि आता है और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आप लोगों को इस वीडियो में से ही ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है मिल जाएगा, बिल्कुल आपका 101% राइट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बीच में हाजिर होंगे। रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी इस एक्सरसाइज से आएंगे, इस चैप्टर से आएंगे। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्न और साथ साथ में अति लघुतरात्मक दोनों ही टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।